वेलकम बैक जी। तो हेडलाइंस तो आप जान चुके हैं और आज की अच्छी बात में हम जिक्र करेंगे इस्तिकामत का, क्योंकि आपने कल देखा होगा शो, तो हमने कामयाबी की बात की, फिर इससे पहले हमने डिसिप्लिन की बात की। खबर वही अंदाज ना कि टीम ना एक प्रॉपर आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का समझे के काम करती है कि रोजाना आपका बिल्ड कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम एक कहते हैं ना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी ग्रोथ में हमारी रोज़ की अच्छी बात बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल है। पूरी टीम इसमें जो है बड़ी शामिल होती है। तो जी इस्तिकामत की जब हम बात कर रहे हैं, अगर आपने किसी काम को करने का इरादा कर लिया है, अगर आपने ठान लिया है आपने ये काम करना है, तो पहले अच्छी तरह सोच समझ लें कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। यानी कि फैसला कर लें कि क्या वाकई मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये काम कर पाऊंगी भी या नहीं। लेकिन जब फिर फैसला कर लेना तो फिर डट जाए और उस वक्त तक पीछे ना हटें जब तक वो काम मुकम्मल ना हो जाए। अल्लाह पर तवक्कल रखें, भरोसा रखें। और इस बात का तो हुक्म कुरान के जरिए भी हमें मिलता है कि जब किसी बात का इरादा कर लो तो कर गुजरो। बिल्कुल ऐसा ही है, मेहनत करें। जैसे कि हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी शीरी, मेहनत करना, कंसिस्टेंट रहना, ये तमाम तर चीज़ें आपका किरदार बिल्ड करती हैं, कामयाबी की सीढ़ी हैं बेसिकली आपके लिए, और इस्तिकामत भी उसी में एक स्टेप है आपके लिए। तो बेहतर है कि जब आप एक फैसला कर लें तो उस पर डट जाएं और फिर उसको मुकम्मल करके ही हटें। इस्तिकामत हो और साबित कदमी हो, मजबूत कुव्वत इरादी हो, नेक नियति हो, अल्लाह ताला पर ईमान हो, कामिल यकीन होना, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें जब आपको मिल जाती है ना, तो फिर कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाती है। यानी कि आप अपने काम का पुख्ता इरादा कर लें, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रख लें, ताकि अगर रास्ते में जो भी मुश्किलात आए ना, उन सब का आप साबित कदमी से मुकाबला करें, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा ही है, क्योंकि देखिए मुश्किलात तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर आपका तवक्कुल है, अगर आपका भरोसा है ना, और आप कहते हैं ना कि इस्तिकामत का जो एक लेसन है वो अपने साथ बांध लेते हैं, तो आपके लिए वो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। अब इस्तिकामत के लिए सब्र शुक्र भी बहुत ज़रूरी है। यानी हालात जैसे भी हों, इंसान शिकवा करने के बजाय ना सब्र से काम ले। इस्तिकामत का सबसे अहम कहते हैं ना डायनामिक यही है कि आपने सब्र शुक्र करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पे अगर टफ टाइम भी आएगा, अच्छा बुरा वक्त दोनों आएगा, तो आप सब्र शुक्र करेंगे तब आप उस वक्त को गुजार सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, सब्र करना बहुत ही ज़रूरी है, और आपकी वो जैसे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग होती है अगर आप सब्र भी करते हैं तो मुश्किलात जब आती हैं तो। इसके अलावा शीरी, अगर हम इस्तिकामत के लिए ना अच्छी सोहबत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपसे हसद करने के बजाय ना आपको मोटिवेट करें, आपका हौसला बढ़ाएं, आपकी मदद करें, जो आपको यकीन दिलाएं कि आप ऐसा जरूर कर सकते हैं, ना कि वो लोग जो आपको लेट डाउन करें, जो आपको ये कहें कि नहीं ये काम बहुत मुश्किल है, ये तो करना बहुत मुश्किल है, ये आसानी से नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और उन लोगों के पास रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही सोबिया, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जो बताया है, कहते हैं ना मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एग्जैक्टली। तो आपकी कंपनी, आपकी जिन लोगों में आप उठ बैठ रहे हैं, उनका इस हद तक समझें कि आपकी पर्सनालिटी पे इन्फ्लुएंस होता है। और मैं ये समझती हूँ सोबिया कि इस मामले में वालिदैन से बढ़कर आपका कोई खैर खा नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि वो तो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं जिनसे, मतलब कहते हैं ना हर रिश्ता कहीं ना कहीं किसी उससे जुड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्टली कि किसी मतलब से जुड़ा होता है, कोई मुखलिस रिश्ते भी बहुत सारे होते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो या ब्लड रिलेशन ना हो, लेकिन फिर भी जो माँ बाप की कुर्बानी होती है, जो माँ बाप की कहते हैं ना कि बच्चों के साथ जो इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, वैसी इमोशनल इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं कर सकता। वही वो हस्ती होते हैं जो आपको कामयाब होता देखना चाहते हैं, आपकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। तो आप भी उनके साथ हमेशा कहते हैं ना हुस्न सलूक से पेश आएँ। हम भूल जाते हैं कि हमें माँ बाप से किस तरह से बहुत ज़रूरी बात है ना। हम इतना ज़्यादा हमें लगता है कि जी हम तो पता नहीं क्या कौन से मिलियनर अगर आप हैं भी तो तब भी उसके बावजूद भी जब तक माँ बाप की दुआएं आपके साथ है ना, आप तब तक जो हैं आप उनकी दुआओं से हैं, आप कामयाब तभी हैं। और असल कामयाबी आपके ऊपर माँ बाप का हाथ होना, उनका साथ होना, उनकी दुआएं होना ही है। तो इस्तिकामत से काम लें, माँ बाप की दुआओं के साथ इंशाल्लाह अपनी जर्नी को हमेशा से कंटिन्यू रखें। और हम भी दुआगो हैं हमेशा की तरह कि आप लोग जो चाहें वो इंशाल्लाह आपका मुकद्दर बन जाए। तो एक नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तो जनाब, बादल तो बरस पड़े हैं, लेकिन साथ में महंगाई भी मुसलसल बरस रही है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल
पेट्रोल बम गिरा दिया है। डीजल और पेट्रोल पर 13 रुपए से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है, जबकि अवाम कह रहे हैं कि कुछ तो रहम किया जाए। अवाम हमारे हाथ हमेशा पर। यही कहते हैं, यही दुआइयाँ देते हैं। अब देखना यह है कि इस पे कितनी ही सुनी जाती है। अब जी गवर्नेंस का बुरा हाल, अदालती निज़ाम भी सवालिया निशान बन गया है। वफाकी आईनी अदालत ने कराची का नस्ला टावर गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत करार दे दिया है। और जिनको याद होगा जब वो फैसला आया था, जो उसके बाद कुछ हुआ था, मुतासरीन का अजाला कौन करेगा ये बताने वाला अलबत्ता कोई नहीं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्राम में, आगे चलकर इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से मशरिक़ वुस्ता में बारूद की जो बरसात है वो रुक गई है। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक हो चुके हैं, जबकि आपना हुर्मुज़ में हालात नॉर्मल होने के बाद तेल की कीमतें दोबारा नीचे आने लगी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि इसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ेगा। लेकिन उसके उल्टा हुआ है बहरहाल अभी तक तो। और जी जानदार टीम की शानदार परफॉर्मेंस हम कैसे भूल सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप इनसाइड्स स्पेन बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो क्या कुछ हुआ, गोल्स कैसे हुए, गोल्स की बारिश कैसे हुई, ये सब आप तक बताएंगे। अगर आपने फीफा वर्ल्ड कप के इनसाइट्स मिस कर दिए कोई मसला नहीं, खबर वही अंदाज नया की टीम है आप लोगों के लिए। अब जी अगर हम जो है वो थोड़ा सा ये बात करें कि जी पाकिस्तान में क्या हुआ है, तो इसको हम यूं लिंक कर सकते हैं कि बम जो है वो आपना हुर्मुज़ में अगर हम बात करें तो हम जो देख रहे हैं सिचुएशन जो गिरे हैं, या अगर हम ये कह दें कि जो स्टैंड स्टिल सिचुएशन वहाँ है, लेकिन उसका जो असर है यानी कि मशरिक़ वुस्ता की जो सारा का सारा इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में हुआ है। अब जी वो कौन सा बम है जो हम यहाँ पर आवाम के लिए बात करें, वो जी है पेट्रोल बम, यानी महंगाई का बम। हुकूमत ने पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने का कोई मौका है ना वो हाथ से हुकूमत नहीं जाने देती है। अवाम का पेट्रोल की कीमत 250 रुपये करने का एक मुतालबा था, आप लोगों को याद होगा, जो कि हम उसी सिचुएशन से रिलेट करते हैं ना, जिस तरीके से मैंने कहा था कि आपने हुर्मुज़ में जब बम गिरा तो एक बम यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत का गिर गया। अब जो अवाम का जो मुतालबा था वो समझे खलीज फारिस में डूब गया, क्योंकि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर एक बार फिर अवाम से हाथ कर गई है जनाब। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा करके कीमत अब 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर तक पहुंचा दी गई है। सवाल हर कोई ये कर रहा है कि अब बंदा जाए तो जाए बिल्कुल कहाँ? ऐसे ही है। जबकि अवाम का मुतालबा ये था कि 250 रुपये तक पहुंचाया जाए, ये तो 300 से भी क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा जो डीजल के दाम है वो भी 13 रुपये 80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। हाई स्पीड डीजल 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मिलेगा, जो कि बहुत महंगी ये रेट, बहुत ज़्यादा रेट है ना। इसके अलावा पेट्रोल पर आयद लेवी में 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये तक पहुंच गई है। और साथ ही डीजल पर लेवी 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। हुकूमत ने मिट्टी का तेल भी नहीं छोड़ा, पूरे 11 रुपये 19 पैसे महंगा कर दिया है, जिसके बाद मिट्टी के तेल की जो नई कीमत है वो 242 रुपये 33 पैसे तक जा पहुंची है। अवाम कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ तो रहम करे। अवाम हमेशा ही यही कहती रहती है कि हमारे हाल पर कुछ रहम किया जाए, हमारी हालत बेहतर हो, लेकिन लगता नहीं है कि हुकूमत के इस तरह का कोई इरादा भी है। कोई इरादा तो नहीं है। और फिर आप देखिए ना कि हम यही बात कर रहे होते हैं कि आलमी मार्केट में क्या हो रहा है और फिर इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान में क्या पड़ रहा होता है। और अब जिक्र उस इमारत का कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि गिर कर फिर जिंदा हो गई है। गवर्नेंस का तो बुरा हाल है ही, लेकिन निज़ाम अदल भी आप समझें सवालिया निशान बन रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। कल एक अदालत ने कहा कि कराची का नस्ला टावर गैर कानूनी है, गिरा दो, गिरा दिया गया। आज दूसरी अदालत लगी और उसने फरमान बल्कि जारी कर दिया कि सब कुछ गलत हुआ। विफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया है। और कितनी अजीब सी ये बात है, गिरी हुई गाय पर तो सब ही चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन क्या सिंध हुकूमत और क्या आबाद? अब सब कह रहे हैं कि हाँ गलत हुआ था, तो उस वक्त रोका क्यों नहीं था? मेन सवाल तो बेसिकली ये है। बात यह है कि उन लोगों का क्या बनेगा जिनकी बरसों की कमाई इन गलत फैसले की वजह से मलबे के ढेर में दफन हो गई, उसकी भेड़ चढ़ गई गलत फैसले की। क्या अजाला हो सकेगा? क्या नस्ला टावर के मुतासरीन को कोई दोबारा आशियाना बनाकर देगा? मुतासरीन उसी खाली जमीन पर खड़े अपने बिखरे ख्वाबों को समेटने की आस में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हमने आज रात को 27 को जैसे ही 12 बजे डेडलाइन एंड होगी, उसके बाद इस बिल्डिंग की पोजीशन हम फॉर्मली ले लेंगे। मर जाएंगे सब इसी में।
लेकिन खाली करके नहीं जाएंगे। सबकी नींदें उड़ गई हैं, सब आकर बातें करती हैं कि हम अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे। शायद वो नस्ला टावर की आखिरी रात थी जब इम्तियाज अहमद की बेटियों ने अपने फ्लैट की खिड़की से रोशनियों के शहर कराची को आखिरी बार देखा। पूरी ज़िंदगी के 58 साल गुजर गए और जब मुझे अपने एक प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी, वाहिद प्रॉपर्टी, उसके जब लीज़ के डॉक्यूमेंट मिलने का टाइम आया तो पता लगा कि ये इल्लीगल है। ये कहाँ का इंसाफ है? देखा हमारा अपना घर नहीं होगा आगे फिर, तो इस पर बहुत अफसोस होता है। चार फ्लैट्स के मालिक मोहम्मद अली के लिए 4 बरस में सब कुछ बदल गया। घर गए, सरमाया गया और सिर्फ यादें रह गईं। जज्बात क्या होंगे, जज्बात तो पहले ही मर गए सर। जब बिल्डिंग टूटी, जमीन बोस हुई, तभी जज्बात मर गए। वादे करते रहे, बातें करते रहे, हमारे हिस्से में खाली धक्के आए, समझे ना, मगजमारियाँ आई और ऊपर से जो दरबदर हुए उनमें हमारी शमी मापा का इंतकाल हो गया। नस्ला टावर के मुतासरीन आईनी अदालत के फैसले के बाद इसी खाली जगह पर उम्मीद लेकर पहुंचे जहां कभी इनके ख्वाबों की इमारत खड़ी थी। ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि दोबारा नस्ला टावर उसी तरीके से और तामीर होना चाहिए। नस्ला टावर के इन्हिदाम से किसी ने उम्र भर की जमा पूंजी खोई, किसी ने बच्चों का मुस्तकबिल और किसी ने वो घर जिसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझता था। चले जी नाजरीन, मौसम की कुछ बात कर लेते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, बाराकहू, गोलड़ा शरीफ, बरे इमाम और F10 में बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। गर्मी का जोर भी टूट गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और लोगों को बहुत देर से इंतजार था। बिल्कुल ऐसा ही। और गुजरात की बात कर लेते हैं, जहां इंतजामी की नाअहली, कई इलाके पानी में डूब गए हैं। ये एक बड़ा मसला रहता है जब हम देखते हैं कि बारिशों को लोग एंजॉय तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ये जो मसाइल होते हैं ना, उससे फिर सारा मजा सा किरकिरा हो जाता है। अब पोश इलाकों की सड़कों की बात करें जहाँ पानी जमा है, तो सोचें बाकी सड़कों का क्या हाल होगा। हरीपुर में जलथल एक हुआ, नदी नालों में तुगयानी आई, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी 12 और 13 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान मौजूद है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और जब भी NDMA की जानिब से अलर्ट आता है तो हम हमेशा आप लोगों को यहाँ से ये चीज़ ज़रूर इसकी अपील करते हैं कि जो सयाह है वो बहुत देख कर, बहुत सोच समझ कर जो है वो ट्रैवल करें और कोशिश करें कि एडवाइजरी पर अमल करें। अच्छा जी, अब एक और अहम और बड़ी खबर, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ हुई है। वाशिंगटन में होने वाली बातचीत के दौरान फरीक़ैन ने इख्तिलाफी निकात को दूर करने और जो बाहमी इत्तेफाक़ राय है पैदा करने पर तवज्जो दी है ताकि मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जा सके। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान ताहिर हुसैन अंदराबी ने बताया है कि मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करने वाले सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल ने बातचीत के अमल को मुस्बत करार देते हुए कहा कि मुज़ाकरात के दौरान नुमाया पेशरफ्त हासिल हुई है और ये एक बहुत ही अच्छी और जिसे कह सकते हैं कि खुश आइंद पेशरफ्त है। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि मुज़ाकरात के नतीजे में अच्छा हल निकले और हम यही उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात से ही तमाम तर चीज़ों का हल निकल आएगा। तो नाजरीन, और अब बात अमेरिका ईरान तनाज़े की। पाकिस्तान और सालिस ममालिक की कोशिशों से अमेरिकी सदर का ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान वो सामने आया है। एक बहुत ही बड़ा ऐलान है ये। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है और हमने उस पर इत्तफाक कर लिया है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अमेरिका ने ईरान को 2 टोक अल्फाज में बता दिया है कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है, जबकि सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान मुझे कत्ल करने में कामयाब होगा तो अमेरिका ईरान पर इतनी शदीद बमबारी करेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पहले ही हिदायत जारी कर रखी हैं। इस हवाले से अमेरिकी सदर का ये भी कहना था कि वो काफ़ी अरसे से ईरान की लिस्ट में सरे फहरिस्त हैं। अब ये वो बातें हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और वैसे खुदा न ख्वास्ता कोई सिचुएशन अल्लाह ना ही करे आगे बढ़े,
لیکن جی ہم ذرا بات اگر یہ کر لیں امریکہ ایران مذاکرات کے ایک اور دور کی، تو اس کی جو تیاریاں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ آج اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ عمان کا دورہ کریں گے، یہ بھی بہت بڑی پیش رفت ہے۔ عباس عراقچی آبِ حرمت سے متعلق مذاکرات میں شرکت کریں گے اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور خطے کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس حوالے سے تبادلہ خیال بھی متوقع ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ جوہری معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کے بارے میں تیزی سے مایوس ہوتی جا رہی ہے۔ CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کو آبِ حرمت سے تیل بردار جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنانا ہوگی۔ ایسا نہ ہوا تو امریکہ جوہری مذاکرات کی طرف پیش رفت نہیں کرے گا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹر ہوتا ہے جب اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہوتی ہے، جس میں ہمیشہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے الٹیمیٹلی کہ مذاکرات افیکٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ایک مذاکرات کی تیاری ہے، مذاکرات نہیں افیکٹ ہوتے، پوری دنیا کا ٹریڈ افیکٹ ہوتا ہے، ایونچولی جو آئل پرائسز ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، اور پھر پاورٹی پہ، مہنگائی کے اوپر، ان تمام تر چیزوں پہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو جی جناب آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں کہ عباس عراقچی کا جو دورہ عمان ہے وہ مشاورتی عمل کا تسلسل ہے۔ فریقین آبِ حرمت سے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مناسب طریقہ کار پر بات چیت کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ دونوں جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، ایک طرف سے بیان آتا ہے، دوسری جانب سے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے کوئی درخواست نہیں کی، قطری وفد نے مشہد کا دورہ کیا اور ہم نے انہیں اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ تو بیسکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک معمول کا دورہ تھا اور ہم نے ان کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کر دیا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی بیچ میں۔ اس کے علاوہ حملے اور پابندیاں مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی ہیں۔ وہ بولے کہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عہد کے بدلے عہد ہوگا، اگر دوسرا فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ہم بھی ضروری اقدامات کریں گے۔ یہ بہت ہی بڑا بیان، ہم جیسے کہ بات کریں کہ دونوں جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، دونوں جانب سے وارننگز کا سلسلہ بیسکلی جاری ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بھی بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر ایران کے اوپر بمباری کر دی جائے گی۔ ایران کی جانب سے یہ مسترد کر دیا گیا ہے بیان، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ عہد کے بدلے عہد ہے، اگر نہ اس کو پورا کیا گیا تو پھر اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ جو اسٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ وہاں سے نا آپ سچویشن بہت حد تک بھام سکتے ہیں کہ معاملات کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ آپ کے پاس جو ایک بیک چینل ڈپلومیسی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، مذاکرات کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سٹل دونوں ممالک کے پاس نا اپنا اپنا کوشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹمنٹس اپنی عوام کو جو وہ مائل کرنے کے لیے سامنے رکھ سکیں۔ اب جی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ یہ جو رابطے ہوتے ہیں اس دوران اس سچویشن میں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور جو علاقائی استحکام ہے اس سے متعلق بات کی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہونے والی بات چیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور علاقائی سلامتی استحکام پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ ایران ایک بیان جاری کرے، وہ دنیا کو بتائے کہ آبِ حرمت کھلی ہے اور بحری آمد و رفت جاری ہے۔ امید ہے تہران آج عمان میں ہونے والے اجلاس کے بعد باضابطہ بیان جاری کرے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو امریکی صدر ہے ان کی انتظامیہ کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، وہاں کی حکومت کی جانب سے سامنے آ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گفتگو ایک جانب، سارا کچھ ایک جانب، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایران یہ چیز اناؤنس کر دے۔ بالکل، تو اب دیکھتے ہیں یہ سچویشن کس جانب بڑھتی ہے۔ رہی عوام کا پیٹرول کی قیمت 250 روپے کرنے کا مطالبہ خلیج فارس میں ہی ڈبو دیا گیا ہے، جبکہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر ایک بار پھر عوام سے ہاتھ کر گئی ہے۔ پیٹرول 13 روپے 18 پیسے مہنگا کر کے قیمتیں 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر تک پہنچا دی گئی ہیں، جبکہ ڈیزل کے دام بھی 13 روپے 80 پیسے بڑھا دیے گئے ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ پیٹرول پر عائد لیوی میں 9 روپے 64 پیسے فی لیٹر کا ایک بہت بڑا اضافہ کیا گیا ہے ناظرین، جس کے بعد پیٹرول پر لیوی 80 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ڈیزل پر لیوی کی بات کر لیں تو 70 روپے 82 پیسے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ حکومت نے مٹی کا تیل بھی نہیں چھوڑا اور پورے 11 روپے 19 پیسے مہنگا کیا ہے، جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے تک جا پہنچی ہے۔ عوام کہہ رہے ہیں حکومت کچھ تو رحم کر لے۔ غریب آدمی کو تو مسئلہ ہی ہوتا ہے نا، جب پیسے اتنے کے لے کے آیا ہوتا ہے پیٹرول ڈالنا تو آگے مہنگا ہوا ہوتا ہے۔ تو پیٹرول جب پچھلے ہفتے کم کیا تھا تو 1 روپے 97 پیسے کم کیا ہے،
اب جو بڑھایا ہے تو 13 روپے 67 پیسے جو ہے بڑھا دیا ہے، تو اس میں کافی نقصان ہے. اس پہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بندہ کیسے کام کرے، کیا کرے. ہر چیز مہنگی ہو گئی، پیٹرول کے ساتھ تو ہر چیز چل رہی ہے، مشینیں چل رہی ہیں، ہر ہر چیز مہنگی کر دی انہوں نے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، سارا حساب کتاب ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم. 312 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے، عوام بہت مشکلات سے دوچار ہے. عوام کے لیے کچھ سوچا جائے، پیٹرول کو نیچے لایا جائے تاکہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے. سر پیٹرول ہم یہی کہتے ہیں کہ پیچھے سے اتنا سستا مل رہا ہے، اب یہ مہنگا دے رہے ہیں، تو سستا جب کرنا ہے تو یہ 1 روپیہ کرتے ہیں، جب مہنگا کرنا ہوتا ہے تو یہ 14-15 روپے ایسا مہنگا کر دیتے ہیں. تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں پیٹرول سستا کریں. 12 روپے پیٹرول کا بڑھا دیا، 74 روپے کم کرنے کا بولا. غریب آدمی میں کیا والا دیکھو کدھر جائے. جنگ ہوا اور یہ پیسہ یہاں بڑھتا ہے، پیٹرول پہ ہر چیز پہ پیسہ بڑھتا ہے یار. پیٹرول پہ بڑا، سب چیزوں پہ پیسہ بڑھ گیا اور کیا. گورنمنٹ کے حد آدمی یہ وہی کر رہے ہیں، کوئی باقی کوئی اتنا وہاں سے سب صحیح آ رہا ہے. گورنمنٹ ہی ہماری یہاں کر رہی ہے جو کر رہی ہے. تو جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل ہوش ربا اضافے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی ایکسپرٹ ارشد عباسی صاحب. ارشد صاحب بہت شکریہ. آپ کو گڈ مارننگ کہیں یا نہ کہیں، جتنے دل برداشتہ ہم سارے ہو گئے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو سن کر، لیکن پھر بھی سر کہیے گا آخر کب تک عوام کی جیبوں سے یوں پیسہ نکالا جائے گا؟ کیا عوام کی پریشانی کا کوئی سدباب ممکن ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے ایک تو بات ہے، پریشانی سب کی جائز ہے، اس لیے کہ ابھی تک مہنگا پیٹرول پاکستان میں پہنچا نہیں ہے. یہ جو ابھی ایران اور امریکہ کی جو جھڑپیں ہو رہی ہیں، ابھی تو $5-6 جو پر بیرل بڑھا وہ پیٹرول پاکستان میں نہیں پہنچا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو لیوی بڑھائی ہے، چاہے کان ادھر سے کھینچے چاہے کان ادھر سے کھینچے، بات تو ہوئی ہے قیمتیں بڑھا دی ہے. پھر بڑی اچھی کسی نے کمنٹس کیے ہیں کہ بڑھانے کے لیے تو فوراً جب لگتا ہے 13 روپے 14 روپے 40 روپے، کم کرنے کے لیے 1 روپے. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا پورے پاکستان میں جو لوگ سن رہے ہیں کہ اگر ہم LNG امپورٹ نہ کرتے قطر سے اور نہ سرکوار ڈٹ بنتا، ابھی بھی $12 بلین ہے، یہ لیوی نہ لگتی. سب سے بڑا نقصان جو یہ ہوا کہ یہ دیکھیں یہ لیوی کیا بنگلہ دیش میں ہے، کیا سری لنکا میں ہے، کیا انڈیا میں ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں، یہ صرف پاکستان میں ہے. اور یہ اس لیے امپوز کی گئی یا نافذ کی گئی کہ جب ہم IMF کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ ٹیکس پیسے واپس کریں گے. تو آج ہم ان نیتاؤں کو یاد کریں جو LNG لا رہے تھے، جو کول پاور پلانٹ لگا رہے تھے، جن کی وجہ سے آپ کے میں نے کمنٹ سن رہے تھے، یقین کریں غریب بندے کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. جو بائک کیا ہے، جو رکشہ ڈرائیور ہے، دیکھیں اس کی لائیولیہوڈ کس طرح گزرتی ہے. بلکہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ 25-30 ہزار کماتے ہیں اور 12,000 ان کا بجلی کا بل آ جائے گا. سب باتیں اس لیے ہیں کہ کاش کوئی پاکستان میں کوئی سننے والا ہو، کوئی مسیح آئے، کوئی دیوتا آئے کہ ہمیں نجات دلائے ان لوگوں سے یہ جو سب کر رہے ہیں. اس میں ایک اور قصور بھی، ایک آرگنائزیشن اس کا نام ہے اوگرا، یعنی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی. آپ یقین کریں ابھی کچھ دنوں پہلے اس کے ممبر کو سیک کیا گیا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ آئل مارکیٹنگ کو کمپنیز کو فائدہ بچانے کے لیے. یہ بھی جو کام ہوا ہے، ابھی تو سٹوریج پرانی پڑی ہوئی ہے، آپ نے ان کو 13 روپے دے دیے. آپ سوچیں کتنے اربوں روپے کا ان آئل مارکیٹنگ کمپنی، یہ جیسے شیل ہے، گو ہے، یہ کتنے کو فائدہ ہوا ہوگا. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی ڈیوائڈ یا تقسیم ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ پاکستان میں کوئی ایسی چیز لے آئے جیسے حالات ایسے ہی. بالکل ایسا ہی ارشد صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات آگے نہ بڑھیں، اور امید یہی کرتے ہیں کہ یہ معاملات بہتر طریقے سے حل ہو جائیں اور عوام کو ریلیف مل سکے. آپ ساتھ ہی رہے گا. اب تو 4 پہیے والی گاڑی ہے وہ تو دور کی بات ہے، 2 پہیے بھی چلانا مشکل ہو گیا ہے، محال ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر اکرام الحق صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ کہے گا کہ کتنا ہٹ ہو رہی ہے ہماری اکانومی، ہماری مارکیٹ، اور حل کیا ہے؟ جی دوبارہ ذرا فرمائیے گا اپنا سوال. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ان پیٹرول کی پرائسز کی وجہ سے ہماری مارکیٹ کتنا ہٹ ہو رہی ہے، ہماری اکانومی کتنا ہٹ ہو رہی ہے، اور ان تمام تر چیزوں کا حل کیا ہے؟ دیکھیے پیٹرولیم لیوی پہ تو لکھا جا چکا ہے کہ اب یہ تو صوبوں کا آپ نے سیل ٹیکس زیرو کر کے سارا پیسہ جیب میں ڈالنا تھا، وہ تو ایک بات تھی، مگر کیا ریٹ بھی آپ 45% رکھیں گے؟
अगर आज इसके ऊपर हम वर्कआउट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल टैक्स 30-35 रुपए लगेगा। तो फिर आप 80 रुपए ले रहे हैं, तो ये तो एक बंदा जो बहुत गरीब है, लीटर ही रोज इस्तेमाल करता है, उससे आप 80 रुपए छीन रहे हैं। ये तो आइन के बिल्कुल खिलाफ बात है। और हैरानगी की बात यह है कि किसी सूबे ने कोई सवाल नहीं उठाया कि भाई ये किस तरह से आप ने हमारा सेल टैक्स जीरो करके ये पेट्रोलियम लेवी लगाई है। और अब चूंकि आप कमिट कर चुके हैं कि हम 1.7 जो ट्रिलियन है वो इकट्ठा करेंगे इस साल पेट्रोलियम लेवी, तो आप रेट कम ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपको तो पता है कि एवरेज पाकिस्तान में कितना जो है वो पेट्रोल और डीजल फरोख्त होता है। ये तो गवर्नमेंट को इस नंबर्स का थोड़े बहुत वो ऊपर होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल किस्म की डिमांड होती है इन चीज़ों की। हमें पता है कि ये तो इतना लोगों ने खरीदना ही खरीदना है, तो आपने पहले इसके ऊपर कैलकुलेशन करके रख ली कि हमें तो 1.7 ट्रिलियन इस साल आ ही जाएगा, क्योंकि कुछ इन्फ्लेशन का असर है, कुछ पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो नीचे इन्होंने आने नहीं देनी, और पहले बहाना किया कि जी हम लेवी लगा रहे हैं कि इससे हमको बलूचिस्तान में सड़क बनाएंगे। कोई सड़क नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, और इससे हम सिर्फ इकॉनमी तबाह कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट जो है ये हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करेगी। सुबह जिससे सब्जी मंडी से सामान लेकर आना, उसमें भी जाहिर है उसको किराया तो देना है ना। तो आपने हर चीज़ के अंदर ना बिजली को छोड़ा ना गैस को छोड़ा, टैक्स लगा लगा के यूटिलिटीज़ के ऊपर आपने पूरी इकॉनमी की तबाही की है। आपका ये सवाल कि इसका इकॉनमी पे कितना बड़ा असर होगा, ये तो हम देख ही रहे हैं कि इसकी वजह से तो हर चीज़ जो है वो इन्फ्लेटेड हो रही है, और ये आम लोगों की जेब पे ऊपर तो बहुत बड़ा डाका है, क्योंकि जाहिर है कि इस तरह की लेवी लगाना जिसकी परसेंटेज 45 से 50% तक गई है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक गैर आईनी और गैर कानूनी और गैर अखलाकी बात। दुरुस्त बात है। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी अहम बात की है आपने डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद रहेगा। अरशद अब्बासी साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अब जो सूरत हाल है, हुकूमत को फौरी तौर पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट को सबसे पहले जो ये काम ये करना चाहिए कि जो टैक्स कलेक्शन है, जो लेवी कलेक्शन है, या जो IMF का जो शॉर्टफॉल है जो उन्होंने वादा किया हुआ है, और बड़े एवेन्यूज है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पे टैक्स कितना इन्होंने कम कर दिया है। क्या इन्होंने कभी प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर टैक्स इम्पोज किया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये सवाल उसको मुझसे पूछ रही हैं, जिसने आज से 10 साल पहले शेल गैस पे ट्रेनिंग की हुई थी, आज तक उसकी जिसे कहते हैं अनलॉकिंग पे काम शुरू नहीं हुआ। काश अगर हम शेल गैस और ऑयल पे लगे होते तो पाकिस्तान की इंटरनेशनली जो प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इन पे इम्पैक्ट ही ना होता। हमारे बाद कई मुल्कों ने ये काम शुरू किया है। जैसे मिसाल दूंगा, ये आजकल अर्जेंटीना जहाँ का फुटबॉल के लिए बड़ा मशहूर है, हमसे 5 साल बाद ये काम शुरू किया। आज इसकी 70% जरूरियात शेल गैस और ऑयल से पूरी हो रही है, और वहाँ जो गैस है वो $4 पर MMBTU है, पेट्रोल इससे हाफ है। हमारे पास अल्लाह ने इतना रिजर्व दिया है कि अगले 200 साल के लिए काफी है, पर करेगा कौन? असल मसला ये है, करने वाले वो हैं जिनको पेट्रोल मुफ्त मिलता है। आपने सुना होगा कि सरकारी अफसरान या मिनिस्टर्स को तो कभी कोई पूछता नहीं है, इंक्लूडिंग जजेस को। आपको पता है कितना कितना पेट्रोल का कोटा है? अब मैं ये बात जरूर कहूँगा, पाकिस्तान में पहले कहीं जुडिशरी एक्टिव होती काश। जी तो वो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपने माजी का भी हवाला दिया अरशद साहब के, आखिर अगर उस वक्त भी जो उठाए गए इक़दाम थे वो प्रैक्टिकली कब जो है वो हमने देखा कि इम्पैक्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम गुफ्तगू रही। अरशद अब्बासी साहब माहिर तवानाई हमारे साथ मौजूद थे, साथ हासिल था डॉक्टर इकरामुल हक का। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान का बेहद शुक्रिया। तो सिचुएशन तो सोबिया कुछ ऐसी है कि वैसे हुकूमत तो कुछ भी रिलीफ नहीं दे सकी है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, लेकिन थोड़ा रिलीफ ना मौसम की तरफ से मिल गया है। क्या बताइए, क्या मौसम वो ये है कि बादल बरस पड़े हैं, मौसम खुशगवार हो गया है। पंजाब में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वालों को आज और कल बारिश का इंतजार है, जबकि रात गए लाहौर में होने वाली बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई है। इस वक्त शहर में हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। लाहौर के मौसम की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सालिक नवाज से। जी सालिक, बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में होने वाली बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है।
इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इस वक्त भी शहर में हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 50% से ज़ायद है। बारिश की सूरत में निकासी आब को बेहतर बनाने के लिए वासा समेत दीगर जो महकमे हैं उन्हें अलर्ट जारी किया गया है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप भी लगाए गए हैं। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मॉनसून बारिशों के आगाज के साथ ही दरियाओं का गुस्सा भी बढ़ने लगा है। पानी की सतह में इजाफा खतरे की घंटियां बजा रहा है, जबकि दरियाए चनाब पर मराला जो हेड मराला बैराज है वो एक बार फिर मरकज़े निगाह बन चुका है। महकमा इनहार का दावा है कि सैलाब से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। मराला बैराज दरियाए चनाब का अहम तरीन कंट्रोल पॉइंट है, जहां मानसून की बारिशों के साथ ही खतरात बढ़ जाते हैं। गुज़िश्ता बरस इसी मकाम से 9,17,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरा, लेकिन बर वक्त हिकमत अमली, मजबूत हिफाजती इंतजामात और फील्ड टीमों की मुसलसल निगरानी ने बैराज को महफूज रखा। इस साल भी मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तमाम इंतजामात पेशगी मुकम्मल कर लिए गए हैं। पिछले साल 2025 का एक्सेप्शनली हाई फ्लड 9,17,000 क्यूसेक गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल महफूज रहा है। उसके हिसाब से इस साल हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए हैं। हमारा फील्ड स्टाफ एज वेल एज हमारी मशीनरी अच्छी तरह हमने डिप्लॉय की हुई है। मराला बैराज पर तैनात एहलकार दरिया की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से पानी के भाव और सतह को लम्हा ब लम्हा रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि अगर पानी की मिकदार में गैर मामूली इजाफा हो तो मुताल्लिका इदारों को बर वक्त आगाह किया जा सके। मराला बैराज सिर्फ एक आबी ढांचा नहीं, बल्कि दरियाए चनाब के सैलाबी पानी को मुनज़्ज़म करने का एक अहम मरकज है। मानसून के मौसम में यहाँ हर लम्हा निगरानी जारी है, ताकि किसी भी मुमकिन खतरे की सूरत में फौरी कार्रवाई की जा सके। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। अच्छा, अब थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये कि एक जानिब आपने अभी एक रिपोर्ट देखी जिसमें दरियाओं के गुस्से की बात हो रही है, लेकिन अब यही अगर हम देखें सिचुएशन तो वाटर स्कार्सिटी जिसे हम कहते हैं, पानी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है, लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए ये सवालिया निशान है। अब एक तरफ भारत की आबी जारियत है तो दूसरी तरफ जो मुल्क के अंदर पानी का ज़ियाम देखते हैं, कमज़ोर वाटर गवर्नेंस और वजारत आबी वसाइल में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर निकलती बिल्कुल ऐसी, ये दुरुस्त बात है। बिल्कुल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कई चशमकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। इसी बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो देखते हैं पहले। बैरूनी महाज पर भारत से आबी तनाज़ा तो मुल्क के अंदर पानी का ज़या रोकना और जिम्मेदाराना इस्तेमाल यकीनी बनाना बड़े चैलेंज। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की माली साल 2024-25 की रिपोर्ट में बड़े सवालात। वजारत आबी वसाइल और उसके मातहत इदारों में 7 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियों की निशानदेही। वर्ल्ड बैंक की जमानत पर 1960 में होने वाले सिंध तास मुआहदे के तहत दरिया सिंध, झेलम और चनाब पर पाकिस्तान का बुनियादी हक तस्लीम किया गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलज भारत के हिस्से में आए। पूरी दुनिया जानती है कि ये मुआहदा एक तरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता, मगर भारत पहलगाम वाक़े के बाद से मुसलसल खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है। पाकिस्तान ने मामला आलमी फोरम पर उठाया, जहाँ इसके मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। भारत खुश्क साली में पानी रोक लेता है और मानसून के दौरान अचानक पानी छोड़ देता है। हर दरमी ये कि मोदी सरकार इंडस वाटर कमिश्नर्स फोरम्स के जरिए आबी डेटा भी पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करती। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 140 से 145 मिलियन एकड़ फीट पानी इस्तेमाल करता है, जिसका 90% ज़राअत में इस्तेमाल होता है। नहरों में तकरीबन 25% पानी ज़ाया हो जाता है, जबकि बाकी 65% भी नाक़िस निज़ाम आबपाशी के बायस फसलों को मौसर तरीके से सैराब नहीं करता। यही नहीं, सालाना 30 से 35 मिलियन एकड़ फीट से ज़ायद पानी समुंदर की नजर भी हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 30 दिन का पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद, जबकि आलमी मयार 90 से 120 दिन है। पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए मोहम्मद, दयामिर बाशा और दासू डैम समेत बड़े आबी मंसूबों पर काम जारी। भारत से आने वाले दरियाओं पर पंजाब में नए डैमों की तामीर के इम्कानात का भी जायजा लिया जा रहा है। मुस्तकबिल में संगीन बहरान से बचने के लिए आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और नए ज़खायर की बिला ताख़ीर तामीर नागुज़ीर है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की है। पाकिस्तान में मौसर वाटर मैनेजमेंट और गवर्नेंस ना होने की वजह से मुसलसल पानी ज़ाया हो रहा है। आबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि सूरत हाल बेहतर ना हुई तो पाकिस्तान 2040 तक पानी की शदीद किल्लत वाले ममालिक में शामिल हो सकता है। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली खान, माहिर आबी उमूर और माहौलियात डॉक्टर फैसल अली के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद बात करते हैं। ओवर टू यू ज़हीर।
पाकिस्तान पानी पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और इस हवाले से जंग करने के लिए भी तैयार है और सिंध माहदे पे तो कंप्रोमाइज़ है ही नहीं, ये वाज़े तौर पर बता दिया गया है। लेकिन इंटरनली पाकिस्तान जो वाटर मैनेजमेंट है और जो इस वक्त वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है वो प्लानिंग कैसे कर रही है, हम स्टोरेज के हवाले से क्या काम कर रहे हैं, डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। आइंदा सालों में हम डेफिनेटली जो है वो वाटर स्कार्स कंट्री होने जा रहे हैं। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की प्रेडिक्शन भी यही है कि 2040 तक जो है हम वाटर स्कार्स कंट्री बन जाएंगे। जो पाकिस्तान में 5000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा की पानी की फीफर सालाना अवेलेबिलिटी थी वो इस वक्त 800 क्यूबिक मीटर के करीब हो चुकी है। अब यहाँ से आप इस मसले की शिद्दत का अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे हमें इसे मैनेज करने की ज़रूरत है। जबकि पाकिस्तान का जो पानी हमारे पास आता है उसकी नौयत भी हाईली सीजनल है, यानी हम पूरे साल के 3 महीनों के अंदर जो मानसून का पैटर्न होता है या जुलाई अगस्त सितंबर का 80% से ज़्यादा पानी जो हमारे सीज़न में आता है, तो ये हमें पानी के इंतज़ामी अमूर की अहमियत को और ज़्यादा वाज़े कर रहा है कि हमें अपनी स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाना है। ज़राअत का शोबा है वो 90% से ज़ायद पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको वहाँ पर ये सोचना होगा कि जो हाई वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स हैं वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त ज़रूरी भी हैं या नहीं है। हमें सबसे पहले तो ये तय करना चाहिए कि हम नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की तरफ जाएँ, पानी ज़मीन को मुंतकिल करने का टेक्निक्स जो है वो इख्तियार की जाए। इनका ये कहना था कि हमें वाटर रिचार्ज पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। जो पानी इस वक्त बारिश का पानी है, जो सीजनल पानी आता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को मुंतकिल करना चाहिए ताकि ग्राउंड वाटर ऊपर आए। बहुत इन्फॉर्मेटिव इंसाइट ज़हीन हम तक पहुंचाइए, बहुत शुक्रिया आपका। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची तो पानी को तरस ही रहा है, लेकिन चौथे बड़े सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में भी समझें ज़ेर ज़मीन पानी की तेज़ी से गिरती सतह और जो एक महदूद आबी वसाइल है ना, उसने शहर को पानी के संगीन बहरान से दो चार कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। कई इलाकों में शहरी पीने के पानी के लिए सरकारी सप्लाई के बजाय महंगे वाटर टैंकर्स पर इन्हिसार करने लगे हैं। मुजीबुल्लाह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा कई बरसों से पानी की किल्लत का सामना कर रहा है, मगर बढ़ती आबादी और जेर जमीन पानी के बेदरेग इस्तेमाल ने इस बहरान को मजीद संगीन कर दिया। तेजी से गिरती जेर जमीन पानी की सतह के बायस महकमा वासा के ट्यूबवेल खुश्क हो रहे हैं। इस सूरत हाल में वाटर टैंकर शहरियों की बड़ी ज़रूरत बन गए हैं, ताहम इनका बढ़ता इन्हिसार घरेलू अखराजात में भी इजाफा कर रहा है। 15 से 20 हज़ार माहाना टैंकर में चला जाता है। मतलब एक मुतवस्सित तबके के लिए जो इसकी सकत नहीं रखते उसके लिए तकरीबन गुजारा नामुमकिन सी बात है। याद नहीं कि वासा का पानी हमारे नलकों में कब आखिरी बार आया था। सर्दी हो या गर्मी हम लोग टैंकर का ही सहारा लेते हैं, जिसमें एक टैंकर 2500, 3000, 3500 रुपये तक, और अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जो है वही 3000 तक हम लोग एक टैंकर ले आते हैं। तो हमारी मजबूरी बन चुकी है। एक तो पानी बिल्कुल नापैद है, दूसरा टैंकर माफिया ने इतनी मुश्किल कर दी है कि एक तो मनमाने वो दाम वसूल करते हैं, तो साथ वो फिर नखरे भी इतने ज़्यादा करते हैं कि जब चाहें टैंकर दे दें, जब चाहें टैंकर ना दें। माहिरीन ने पानी की तेजी से गिरती सतह से मुतल्लिक खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं जेर जमीन पानी की सतह सालाना 5 फुट गिर रही है। सूरत हाल यही रही तो क्वेटा रहने के काबिल शहर नहीं रहेगा। पानी का जो लेवल है वो जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा है उस रफ्तार की तादाद अभी 1.5 से 5 मीटर के करीब मौजूद है। ये सिचुएशन इसी तरह बरकरार रहा तो आगे 15 से 20 सालों में तमाम क्वेटा के जो बासी है उनको हिजरत करना पड़ेगी। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि पानी की तेजी से गिरती सतह के तदारुक के लिए अमली इकदामात के साथ पानी की मुनसिफाना फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि आवाम को बुनियादी जरूरत के लिए इजाफी माली बोझ न उठाना पड़े। कैमरामैन शिजात अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, क्वेटा। नाजरीन, और भी बहुत से अहम इश्यूज पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन तरक्की की रफ्तार बहुत सुस्त है। माहिरीन की जानिब से 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ तक पहुंचने का तखमीना लगाया गया है। सिर्फ एक पेशावर शहर की ही बात कर लें अगर, तो वहाँ बढ़ती आबादी से रहायश का बहरान पैदा होने का खदशा मजीद बढ़ गया है। समा के नुमाइंदे सजाद हैदर ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। 1257 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मुहित शहर पेशावर, जिसकी आबादी 50 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। इस बढ़ती हुई आबादी के लिए रिहाइश की क्या सहूलियात यहाँ पर मौजूद है, कौन सी मुश्किलात हैं, आइए चल के देखते हैं। इधर से लोग जा चुके हैं बहुत ज़्यादा, हम खुद भी यहाँ से चले गए हैं। यार मरले घर में आपको तकरीबन इस वक्त जो है 25,000 20,000 मरले का घर मिल रहा है किराए पे।
और कौन दे सकता है? गरीब आदमी तो ये नहीं दे सकता। 40,000 तनख्वाह में क्या होगा? चाय मजीबीने में कम महंगी हो चुकी हैं। जो पहले 1 करोड़ रुपये की अब 2-2 करोड़ रुपए की चीज़ें है। छोटा सा कमरा घर ले गए 25,000 30,000 रुपये किराया। लोग परेशान है। चीज़ें आबादी ज़्यादा हो चुकी है। आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ज़्यादा आबादी है, जगह यहाँ कम है। शहर के जो लोग हैं वो पेशावर की तरफ अंदर वो रहना चाहते हैं। उसकी एक वजूहत ये भी है कि हर बंदा, हर शहरी की यही ख्वाहिश है कि उनको फैसिलिटीज़, उनको हस्पताल, स्कूल जो है अपने इर्द गिर्द में मिले। यहाँ पे हाउस शॉर्टेजेस हैं, रेजिडेंशियल हमारे पास जितने भी हाउस हैं उसकी शॉर्टेजेस हैं। और व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ कि हमारे पास ऐसे सारे रेजिडेंशियल जो सोसाइटीज़ थी उनको भी उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया। वज़ीर-ए-आला की पैकेज स्पेशल दरख्वास्त यही है लोगों को सहूलत दे और गवर्नमेंट को कोई अच्छी तरह से सोसाइटी बना ले ताकि लोगों को सहूलत भी मिल सके। बढ़ती आबादी के बायस पेशावर के मज़ाफ़ाती और दही इलाके शहरी आबादी में शामिल होने लगे। अगर बढ़ती आबादी के लिए बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।